हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी में फ्राइडे का दिन नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो था वो सीपीआर के ऊपर बना हुआ था। ये जो सीपीआर है वो फ्लैट सीपीआर था, ना ही असेंडिंग ना ही डिसेंडिंग। प्राइस की ओपनिंग हुई थी सीपीआर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे वी वैप और 21 ईएमए का कॉम्बिनेशन जो था ना वो ये कह रहा था कि वी वैप के नीचे 21 ईएमए है। इसका मतलब प्राइस नीचे की तरफ में पहले आएगा, उसके बाद कोई कोई डिसीजन लेगा। अगर पहला ही कैंडल वी वैप और 20 ईएमए को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर जाता तब फिर ऊपर का ट्रेड बनाते। लेकिन मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ऊपर की तरफ में सेलिंग प्रेशर हावी है, इसलिए अगर ऊपर जाता भी है तो आप बीच से ही आप हटा लेना अपना पोजीशन, यानी कि R1 और R2 के बीच में ही आपको हटा लेना अपना पोजीशन। आज का जो सेटअप है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो डेज ओपन की लाइन है ये ब्लैक वाली लाइन है, और प्रीवियस डे क्लोज की लाइन है वो पर्पल वाली लाइन है। तो इन दोनों के बीच में सीपीआर आ रहा है, और सीपीआर क्या है, नैरो है। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था और इस ट्रिक को नोट भी करवाया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आए तो फिर मार्केट वन वे ट्रेंडिंग हो जाता है। ओपनिंग से डिसाइड हो गया था कि मार्केट वन वे ट्रेंडिंग हो जाएगा। अब वी वेप और 20 में का कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा था कि प्राइस नीचे आ सकता है। इसलिए जब ये रेड कैंडल बना के इनसाइड रेंज में घुस गया ना, तो इसका टारगेट पहला तो सीपीआर हो गया, और सीपीआर का लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ में, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हुआ था तो ये पूरा प्राइस नीचे की तरफ में आ गया। और ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये क्यों बना है, ये हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, R1 लेवल को ब्रेक कर दिया था, तो इसका स्कैल्पिंग एक कैंडल मिला ऊपर की तरफ में, क्योंकि मैंने बोला है कि जब वी वेब के नीचे 21 ईएमए की लाइन होती है और प्राइस वी वेब के ऊपर में क्लोज हो जाए तो एक ही कैंडल पे निकल जाना है, क्योंकि वो स्कैल्पिंग रहेगी। बड़े टारगेट ऊपर की तरफ में नहीं ले सकते। इस कैंडल पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में बन रहा है तो वहां से रिवर्सल हो सकता है। और ये जो सेकंड रेड कैंडल है ये बता रहा था कि अब ये रिवर्सल हो सकता है नीचे की तरफ में, क्योंकि डोजी के बाद वाली जो कैंडल रेड कैंडल क्लोज दी तो ये रिवर्सल का क्लियरिफिकेशन दे दिया था ऑलरेडी। तो जब ये इनसाइड रेंज में घुसा इस कैंडल पे तो ये नीचे का ट्रेड बन गया कहाँ तक, 21 ईएमए तक। अब देखिए 21 ईएमए पे एग्जैक्टली आया, उसके बाद ही बाउंस किया ऊपर की तरफ में। लेकिन जब ये वापस बाउंस किया ऊपर की तरफ में और वी वेब को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर दिया, तो ऊपर का पोजीशन कब बनाएंगे हम, जब फर्स्ट कैंडल का जो मतलब स्टार्टिंग का जो हाई है वो ब्रेक हो जाएगा तब फिर ऊपर की तरफ में बनाएंगे पोजीशन। क्योंकि ये वाला जो लेवल 24,365 का लेवल जो फर्स्ट का जो डोजी का हाई बनाया था, यहाँ से सेलर्स हावी हैं, तो जब तक सेलर टूटेंगे नहीं तब तक बायर्स ऊपर की तरफ में पोजीशन नहीं बना सकते। इसलिए जैसे ये वी वेब के ऊपर में आ रहा था ना तो कंफ्यूजन था कि वो वापस पलट सकता है। तो ये जो सब सेकेंड टाइम जब वी वेब को नीचे की तरफ में ब्रेक किया तो ये क्लियर हो गया था कि अब तो ये इनसाइड रेंज में घुस गया वापस सेकेंड टाइम। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाना है सीपीआर। और सीपीआर में ये जो येलो कलर की लाइन है ये हमारा टारगेट था पहला। उसके बाद फिर ये येलो लाइन टूट गया और प्रीवियस डे क्लोजिंग की प्राइस भी इस कैंडल पे टूट गई है 9:37 के समय। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें बिना इसमें कोई वीक नहीं है, तो इसलिए इसकी नीचे की पोजीशन बन गई थी और नीचे बहुत ही रेजिलियंट तरीके से नीचे की तरफ में आया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 दिन का जो कंसोलिडेशन है ना वो फ्राइडे के दिन टूटा। इसलिए फिर इतना बढ़िया मोमेंटम आया कि वो रिट्रेसमेंट किया ही नहीं 21 में। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ में रेड कैंडल की तरफ में तोड़ा तो प्राइस पूरा फॉल कर गया नीचे की तरफ में। और जब फॉल किया है तो हमको कैंडल का साइज को देख देख करके ट्रेड लेना चाहिए अगर नीचे की तरफ में ट्रेड बना रहे हैं। मैंने कल बोला था अगर सीपीआर का जो प्रीवियस डे क्लोजिंग का प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट क्या हो जाना है हमारा, पहला टारगेट हो जाना है प्रीवियस डे लो। और अगर प्रीवियस डे लो टूटता है नीचे की तरफ में तब फिर हमको नीचे का टारगेट मिलेगा। नीचे कौन सा टारगेट, ये जो प्रीवियस स्विंग लो था यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुई 24,121, और 24,121 भी ब्रेक हो जाता है
तब हमको ये नेक्स्ट टारगेट लेना है 24,080 का लेवल, जो कि एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस मंथ लो का लेवल, सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये लेवल आ रहा था नीचे की तरफ में। ये पहला R1 का लेवल, उसके बाद प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक हाई का लेवल था ये वाला। तो अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। प्राइस नीचे की तरफ में तोड़ता गया, और जब ये कैंडल ब्रेक किया 24,083 का लेवल ब्रेक किया, मैंने नेक्स्ट टारगेट रखा था 24,000 का, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था। लेकिन 24,000 का लेवल भी इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। तो जब 24,000 का लेवल ब्रेक किया, इसके बाद में ही इसका ऊपर नीचे मोमेंटम चालू हुआ है, मतलब ये रिट्रेस करना चालू किया, इसके पहले कोई रिट्रेसमेंट था ही नहीं। तो 24,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल था, इसके बाद में ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया मोमेंटम मिल गया, हो सकता है ये पूरा प्राइस ऊपर की तरफ में उछाल के फिर नीचे की तरफ में आ। लेकिन ये जब जब 21 ईएमए पे जाके रेड कैंडल बनाया, तब तक स्कैल्पिंग का मौका दिया है। और अल्टीमेटली इसका टारगेट क्या आ रहा था, 24,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाता है 23,870 का लेवल, क्योंकि ये 1 डे के टाइम फ्रेम का प्रीवियस मंथ हाई का लाइन है। डे टाइम फ्रेम में आते हैं हम, ये देखिए ये वाला प्रीवियस मंथ हाई का लाइन था, इसलिए हमने उसको टारगेट रखा। अब प्रीवियस मंथ हाई के पास में हमारा जो इंडिकेटर है, हाई ट्रेंड जोन का इंडिकेटर, वो इंडिकेटर भी यहाँ पे एक सपोर्ट का लाइन दे रहा था। तो यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ना, ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ से प्राइस बाउंस करना बनता था। यहाँ पर से एक ऊपर का पोजीशन बना करके टारगेट, आप ये जो ब्लू कलर की जोन है, यहाँ पे आप पहला टारगेट बुक कर लीजिए। और इस जोन से भी ऊपर निकला ये वाला कैंडल, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाता है, वी वेब की लाइन। और वी वेब के आसपास आकर के हमको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हमारा 24,000 का लेवल, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत था। लेकिन जब ये रिट्रेस करके वापस वी वेब को ब्रेक कर दिया, तब हम ये जो जोन वाली जगह है, येलो वाली जो जोन वाली जगह है, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ में लेके गए। अब यहाँ जो S3 का लेवल है ये ब्रेक हो रहा था, S3 का लेवल ब्रेक होगा तो S2 का लेवल आएगा। इस तरीके से ऊपर स्कैल्पिंग मोड पे जाना है, क्योंकि ये थोड़ा रिवर्स का ट्रेड हो गया है। इसके बाद फिर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। इसको अगर अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे वी वेब के नीचे 21 ईएमए की लाइन थी। तो प्राइस जब ये ऊपर की तरफ में गया, प्राइस जब ये ऊपर की तरफ में गया 1:30 बजे, इसके बाद एक रेड कैंडल बना, लेकिन रेड कैंडल वी वेब के ऊपर ही में ही था। इसलिए जो ये वाला कैंडल था ना, ये स्कैल्पिंग था ऊपर की तरफ में जाना, क्योंकि वी वेब के नीचे 20 में, तो ये ऊपर गया भले S2 लेवल तक, लेकिन वहां से रिजेक्ट कर गया। तो जब तक वी वेब के ऊपर 21 ईएमए की लाइन नहीं आती, तब तक हमको स्कैल्पिंग करना है, मैंने बोला है। इसलिए जब ये वापस ग्रीन कैंडल बना ना, तो ये कैंडल स्कैल्पिंग कैंडल था ना। इसके बाद फिर आप देखिए ये जो ऊपर की जो जोन है पर्पल वाली, और नीचे का जो ब्लू वाला जोन, इसी के बीच में आकर के प्राइस जिगजैग करने लग गया। तो हमेशा 200 ईएमए SMA का जोन के बीच में आ जाता है ना, तो प्राइस वहां पे जिगजैग करने लग जाता है। या तो पूरा जोन के नीचे आ जाए या पूरा जोन के ऊपर चले जाए, तब सही रहता है। अभी प्राइस की जो क्लोजिंग है वो S4 के नीचे हुई है ना। और वी वेब और 20 में कॉम्बिनेशन अभी नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो ये तो रेड कैंडल बना के नीचे आ गया, मतलब कल के दिन में भी हो सकता है कॉल को। इसको हम ऑप्शन की प्राइसिंग पे देख लेते हैं। ऑप्शन की प्राइसिंग हम लगाते हैं 24,300 का कॉल और 24,300 का पुट। ये क्यों लगा है, क्योंकि 24,300 पे ही मार्केट खुला था और फ्राइडे का दिन था। तो जो कॉल और पुट का चार्ट है, उसमें कॉल की ओपनिंग 194 पे हो रही थी, और पुट की भी ओपनिंग 191 के आसपास हो रही थी। तो ये वाला जो जगह है सूटेबल था, मतलब मेरे को ऑप्शन की प्राइसिंग में इसको लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब यहाँ पे आप देखिए पहला कैंडल ग्रीन बनाया है, तो ये कहाँ टच कर दिया है, R1 के पास में। इसलिए जब ये R1 के अगर ऊपर चले जाता ना, तो बेहतर रहता। CPR से ऊपर खुला है, तो इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी रहती, लेकिन R1 को ब्रेक नहीं किया, R1 से वीक बना करके नीचे की तरफ में आ गया। तो ये जो स्कैल्पिंग थी इसमें इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं कॉल साइड में। जो मैं बता रहा था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल अगर लेते हैं, तो सेकंड कैंडल ये वाला स्कैल्पिंग होता, लेकिन कॉल साइड में क्या वो मिला,
कॉल साइड में नहीं मिला कुछ। तो कई बार कैसा ऐसा होता है कि बाइंग के लिए नहीं मिलता वो चीज। और आप देखो सिंपल पुट साइड में भी अगर अपन देखेंगे तो ये रेड कैंडल बना के नीचे आया था और S1 प्रीवियस डे लो पे टच कर गया था। तो ये अगर S1 प्रीवियस डे लो टूटेगा तब तो फिर हमको यहाँ पे नीचे मिलेगा और ये ऊपर मिलेगा। अब कॉल में क्या है ना, वीवैप के नीचे ईएमए की लाइन है, अगर मान लीजिए वीवैप के ऊपर आता भी है प्राइस तो हम स्कैल्पिंग करेंगे ऊपर की तरफ में। पुट में अगर वीवेब के ऊपर आता है तो इसमें बाइंग पोजीशन बनेगी, क्योंकि वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन है पुट में, कॉल में नहीं है। तो बाइंग पोजीशन किस में ढूंढना है हमको? पुट साइड में ढूंढना है, कॉल साइड में नहीं। और ये जो कैंडल है 9:27 का कैंडल, कॉल में वीवेब के नीचे ही क्लोज दिया था, ऊपर की तरफ में क्लोज ही नहीं देता। अगर ऊपर की तरफ में क्लोज देता तो एक कैंडल हमको स्कैल्पिंग मिलता। 9:27 का कैंडल अगर अपन इंडेक्स में देखेंगे तो ये वीवेब को ब्रेक कर रहा था, लेकिन ऑप्शन में ब्रेक नहीं कर रहा था, इसलिए कॉल की पोजीशन वहां नहीं बनती थी। तो सेलर के लिए क्या था, जब बी वेब के नीचे रेड कैंडल बन जाए कॉल में तो वहां से आप एक स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में यहाँ पे एंट्री करके आप सीपीआर पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईएमए की जो फॉर्मेशन है वो राइजिंग फॉर्मेशन है। जब तक ये फॉलिंग चैनल में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है नहीं। वैसे ही पुट में बाइंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिल रहा था, एक यहाँ पे मिल रहा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन हमको कॉल को और पुट को दोनों को साथ में कंबाइन करके देखना है। और ऑप्शन क्या बोल रहा है, जैसे ये वाला कैंडल 9:19, सॉरी इंडेक्स का ऑप्शन, इंडेक्स 9:19 का कैंडल बताया था कि अब नीचे की तरफ में आएगा, और 9:25 का कैंडल एग्जिट रहेगा। तो 9:19 और 9:25, 9:19 ये वाला कैंडल एंट्री था नीचे की तरफ में, और 9:27, 9:27 है ना, 9:25, 9:25 का कैंडल ये वाला बना। तो आपकी एंट्री 208 में हो रही है और एग्जिट 190 पे, मतलब यहाँ पे आप मोटा मोटी 18 पॉइंट कैप्चर कर लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री कहाँ मिल रही है, इस कैंडल पे 9:29 पे नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मिल रही है सेलिंग साइड। 9:29 का कैंडल बन रहा है ये वाला, इसमें सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। और पहला टारगेट क्या हो जाता फिर, S1 प्रीवियस डे लो का लेवल, और S1 प्रीवियस डे लो टूट जाएगा तो फिर नीचे बनेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वी वेब के नीचे जो ईएमआई का कॉम्बिनेशन है वो गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है डाउन साइड के लिए। यहाँ पे इस साइड में गोल्डन क्रॉसओवर मिल चुका है, तो अब ये प्राइस रेजिलियंटली नीचे की तरफ में आ गया। इवन आप बड़े टारगेट की तरफ में भी जा सकते हैं सेल साइड में। और बाइंग साइड में जब हमको बड़े टारगेट लेना है तो पूरा ईएमआई का क्रॉसओवर चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ में खुला है, S1 प्रीवियस डेलो से ऊपर की तरफ में चला गया है, तो 8 और 13 में का क्रॉसओवर इस जगह पे हुआ है। वीवैप के ऊपर में आप स्कैल्पिंग कीजिए, लेकिन जब 8 और 13 में क्रॉसओवर हो गया तब आप ऊपर की तरफ में पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ईएमए लैगिंग इंडिकेटर होता है एक तरह से। तो जब कॉल में सेलिंग का अप्रोच हो वैसे पुट में बाइंग का अप्रोच होना है। तो कॉल पुट में जैसे कॉल में 9:29 का जो कैंडल है वो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा था, वैसे ही 9:29 का जो कैंडल है पुट में बाइंग का अप्रोच दे रहा था। तो इसी कैंडल पे बाइंग था, और फिर पहला टारगेट सीपीआर, सीपीआर के ऊपर निकला R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट, और R1 प्रीवियस डे हाई निकल गया, नैरो सीपीआर है, तो फिर वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ में मिल गया है। तो इसमें स्कैल्पिंग ही हो रही थी ऊपर की तरफ में, क्योंकि ये रिट्रेस नहीं किया है एक बार भी। अगर हम रिट्रेसमेंट यहाँ पे आप देखिए जो भी कैंडल बने हैं यहाँ एटीएमए से टच करते हुए बने हैं पूरे। इसलिए जब एटीएमए से एकदम टच करते ही हुए बन जाए, एटीएमए से दूर हो ही ना, तो वहां पे क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए ये वाला कैंडल है, ये एटीएमए से दूर हो गया तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन ही नहीं रहा था कि वो ईएमए से दूर हो जाए। फिर भी ये स्कैल्पिंग की तरफ में बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं ले पाए थे, तो हम धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्रेड बना लिए थे, कुछ ना कुछ हमको मिल गया था आसानी के साथ में। अब देखिए ये कॉल साइड में सेलिंग का अप्रोच जो था उसमें जब तक 8 और 13 ये में एक दूसरे को ब्रेक ना कर दे क्लोजिंग बेस पे ना, तब तक के वहां पे पोजीशन को आपको हटाना नहीं है अगर आप सेलर हैं तब के केस में। तो यहाँ पे 8 और 13 ये में क्रॉस ओवर यहाँ पे भी नहीं दिया है, इस जगह पे भी नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं दिया है, इस जगह पे टच किया था लेकिन आ, हटाए नहीं थे पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे
इस जगह पे क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आप क्रॉस ओवर का को हटा सकते हैं। मतलब अगर आप सेलर हैं तो आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, आपने कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और वैसे ही पुट में जो बाइंग थी उसमें आपको डीके का थोड़ा नुकसान होता है, ये जो डीके हो रहा है इसका नुकसान थोड़ा सा होता है। तो इसमें जब तक 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए तब तक आप इसमें भी बना रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे R1 R2 R3 R4 बहुत बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो चुका है और बड़े बड़े कैंडल भी मिल गए। जैसे ये बड़ा कैंडल मिला, आपको एग्जिट करना है। ये अकेला कैंडल 47 पॉइंट का है, फिर ये अकेला कैंडल 36 पॉइंट का। तो बड़े बड़े कैंडल मिलते हैं तो बायर को एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर जब जब वो 34 EMA से सपोर्ट लेके बाउंस करे ऊपर की तरफ में, तब फिर आप 8 EMA के ऊपर में पोजीशन बना सकते हैं। 34 EMA से बाउंस करे तो आप फिर 8 EMA के ऊपर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे कई कई जगह पे आपको स्कैल्पिंग में कई बार छोटा छोटा लॉस होगा, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं ना, छोटा छोटा करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और जब 8 और 13 और पूरा गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे मिल गया, पुट में गोल्डन क्रॉसओवर नीचे की तरफ में मिल गया और कॉल में गोल्डन क्रॉसओवर ऊपर की तरफ मिल गया, दोनों जब सिंक्रोनाइज मैनर पे क्रॉसओवर दे देते हैं, तब फिर एक में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक में सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी क्या है, हमको थोड़ा सा धैर्य रख करके ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये 12 साढ़े 12 बजे के बाद में कहीं कहीं भी मार्केट चला जाता है। और 12 बजे के आसपास का जो मार्केट है, 12 बजे ये वाला लेवल 12 बजे हमारा टारगेट अचीव हो गया था, इसलिए यहाँ से प्राइस बाउंस किया ऊपर की तरफ में। तो जब ये बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ में, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ तक जा सकता है। तो वैसे ही करके आपको कॉल और पुट को कॉम्बिनेशन में देख करके ट्रेड बनाना है। ये पूरा वी वेब तक गया और ये भी वी वेब के आसपास तक आया, फिर वहां से प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होने लगा। तो इसी तरीके से था कॉल और पुट का जो चार्ट है। ट्रेड बहुत अच्छा मिला था इसमें, नो डाउट, बहुत अच्छा मार्केट चला। नैरो सीपीआर रहता है, आपको ये जो कॉम्बिनेशन है डेज ओपन और प्रीवियस डे क्लोज के बीच में सीपीआर आता है, तो उस दिन वन वे मोमेंटम मिल सकता है। ये ट्रिक मैंने पहले भी बताया था, नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पहले तो मैं इस आई ट्रेंड जोन को थोड़ा सा हटा रहा हूँ और वन डे का टाइम फ्रेम पे अपन आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अभी R1 प्रीवियस मंथ हाई के बीचों बीच चल रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन 21 EMA की जो लाइन है वो तो नीचे की तरफ में आ रही है। तो ये अगर प्रीवियस मंथ लो को क्लोज कर देता है नीचे की तरफ में, तो फिर ये 21 EMA की तरफ में आ सकता है प्राइस। तो नीचे की तरफ में आना है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है। तो अगर नीचे की तरफ में आता है तो ये 21 EMA को रिट्रेस करने के लिए आ सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। इस हफ्ते का जो सीपीआर है, नैरो सीपीआर बना है। नैरो सीपीआर में हमको पता है मोमेंटम फास्ट आता है और प्राइस की जो क्लोजिंग है वो सीपीआर के नीचे हुई है। इसका मतलब अब ये जो सीपीआर है एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, अगर प्राइस इसके नीचे ओपन हो जाता है तब के केस में। अगर प्राइस सीपीआर के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर ये S1 प्रीवियस वीक लो की तरफ तो आसानी के साथ में आ जाएगा, और S1 प्रीवियस वीक लो ब्रेक हो जाता है तो हमको S2 का लेवल देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते का जो सीपीआर है वर्जिन सीपीआर है, तो S2 के लेवल के आसपास जो है ना मार्केट बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ में। लेकिन अगर S2 के लेवल पे भी नीचे आता है तो हमको 23,500 का जो लेवल है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। 23,500 का लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 23,500 पे पुट सेलर्स एक्टिवेटेड हैं। अभी मार्केट ओवरऑल कॉल सेलर्स एक्टिवेटेड है, तो मार्केट नीचे गिरने के लिए है। लेकिन 23,500 का लेवल एक मेजर सपोर्ट का लाइन आ रहा है, इसलिए अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है तो 23,500 पे आप अलर्ट हो जाइए, प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। और 23,500 से नीचे उतरता है तो 100 पॉइंट्स में नीचे जाना है। और अगर प्राइस ऊपर जाना है तो सीपीआर को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन सीपीआर से ऊपर की तरफ में ना कहीं से भी थोड़ा प्राइस में जिगजैग करेगा ऊपर की तरफ में। और अगर R1 प्रीवियस वीक हाई से ऊपर चला जाता है तब फिर हमको R2 का लेवल देखने को मिलेगा और प्राइस ऊपर की तरफ में आसानी से निकल सकता है। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस उसको थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ में फॉल अच्छा आ सकता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं।
5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए डिसेंडिंग सीपीआर है और प्राइस सीपीआर के नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब अभी ये सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर प्राइस सीपीआर पे ही खुलता है तो इसका 50% पे पहले प्रॉफिट बुक करना है। 50% सीपीआर से S1 प्रीवियस डे लो के बीच का 50% पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि इसमें R1 और S1 की दूरी सीपीआर से बहुत ज्यादा है। और अगर इसका 50% से नीचे आ जाता है तो सेलिंग अप्रोच अपनाइएगा S1 प्रीवियस डे लो पे। और S1 प्रीवियस डे लो जब ब्रेक होता है नीचे की तरफ में, तब हमको S2 का लेवल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ में। मान लीजिए अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो आपको स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग कैसे? ये जो स्विंग हाई दिख रहा है, इस स्विंग हाई पे पहला प्रॉफिट, ये स्विंग हाई ब्रेक होता है तो ये जो पिछले दिन का जो ये स्विंग था यहाँ पे दूसरा प्रॉफिट बुक करना, मतलब ऊपर जाएगा तो आपको 50% पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अगर हम इसका निफ्टी, हाँ इसमें ना एक चीज और दिखा देता हूँ, आई ट्रेंड जोन। आई ट्रेंड जोन हम देखेंगे तो अभी ये जो ब्लू लाइन है और ये वाली जो ब्लू लाइन है, इसके बीच में अभी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है तो ये ब्लू लाइन टूटना चाहिए। जैसे ही ये ब्लू लाइन टूटा या S1 प्रीवियस डे टूटता है तो हमको नीचे की तरफ में जो 30 मिनट का 200 EMA SMA का जोन है ये मिल रहा है। मतलब अगर S1 प्रीवियस डे ब्रेक होता है तब हमको S2 का लेवल मिल सकता है नीचे की तरफ में, क्योंकि हमको ये जगह खाली मिल रही है। और अगर ऊपर की तरफ में जाना है तो ये जो जोन दिख रहा है, ये वाला जोन बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, बहुत प्रॉब्लम करेगा ऊपर की तरफ में। तो ये था। अब इसका ऑप्शन की प्राइसिंग को भी देख लेते हैं। 24,000 का कॉल, 24,000 का कॉल देखिए आप, वाइडर टाइप का सीपीआर आ रहा है। R1 प्रीवियस डे हाई का और S1 प्रीवियस डे लो का लेवल जो है सीपीआर से दूर है और सीपीआर के नीचे क्लोज हुआ है, तो ये डीके होने के लिए बना है। अगर सीपीआर से नीचे प्राइस खोलती है तो इसमें डीके होगा, पहला टारगेट S1 प्रीवियस डे लो हो जाना है। और S1 प्रीवियस डे लो टूटता है तो फिर ये पूरा डीके हो जाएगा। अगर मान लीजिए सीपीआर से ऊपर जाता है तब के केस में क्या है ना, हमको R1 से थोड़ा पहले क्लोज कर देना है, क्योंकि ये जो स्विंग दिख रहा है इस स्विंग पे पहला आपको निकाल लेना है 347 का लेवल। इसके ऊपर जाता है तो 380 का लेवल आ, 393 दिख रहा है R1, तो 10 पॉइंट पहले ही आपको हटा लेना है अपनी पोजीशन। इस तरीके से आप कीजिएगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है गलती से भी, तो फिर आपको इसमें बड़ा मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म करेगा। मार्केट ट्रेंड रिवर्सल में किस तरीके का मोमेंटम देता है ये आप लोग को पता है। डिसेंडिंग सीपीआर है, R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तब फिर इसमें मोमेंट ऊपर की तरफ में मिल सकता है। देखिए पुट में अभी सीपीआर से ऊपर के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, तो अगर इस सीपीआर के ऊपर में निकलता है तो फिर ऊपर की तरफ में आसानी के साथ में जा सकता है, लेकिन 50-50% में प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर जब इंडेक्स में S2 का लेवल मिलेगा तब आप यहाँ पे जो भी लेवल आ रहा है उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अल्टीमेटली इसका R2 का लेवल दिख रहा है हमको। अब मान लीजिए अगर इंडेक्स में S2 का लेवल नहीं आया है, थोड़ा पहले ही है, तो ये R2 से R3 तक भी जा सकता है। लेकिन ये जो जोन आ रहा है, जोन के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से है, नैरो सीपीआर है, मोमेंटम आ सकता है पुट साइड में। अभी भले ये इसका लेवल बहुत ज्यादा दूर दूर है, लेकिन जब मोमेंटम आएगा ना, क्योंकि वीकली में नैरो सीपीआर है इसलिए बोल रहा हूँ कि मोमेंटम आ सकता है। जितेश जी, ये पूछना चाह रहा था, आप जो लाइव ट्रेडिंग क्लास लेते हैं, सेशन रहते हैं मेंटरशिप का, आप हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं सर लाइव? मैं 9 बजे से 11 बजे तक रहता हूँ। टाइमिंग क्या है? 9 से 11। अच्छा, 9 बजे से 11 बजे। हम्म। 9 से 11, अच्छा ठीक है, मतलब सेकंड हाफ में नहीं रहते। सेकंड ठीक है, हाफ में बस यही नहीं, पूछना था सेकंड सर। हाफ में रहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब भी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू।